हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की प्रिपरेशन के लिए आज की क्लास जो है आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास आज की हमारी रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, उसके बाद जो है क्लास को हम शुरू करेंगे। तो लाइव चैट में आप जो यहाँ पर अपना उत्तर बता सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करूंगा, जिससे आपकी क्विक रिवीजन भी होती रहे। तो यहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा भारत सामान्य ज्ञान, इंडियन जीके आपके पास रहने वाला है, भूगोल रहने वाला है, ज्योग्राफी आपके पास रहने वाली है, और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपके पास जो है जनरल साइंस के कुछ एक क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। बट भारत सामान्य ज्ञान की बात करें, इसमें हमने हिस्ट्री भी कवर की है, पॉलिटिकल साइंस भी कवर की है, इकोनॉमिक्स भी कवर की है। सब कुछ जो आपके पास सामान्य ज्ञान में आता है वो सब कुछ हमने इसमें कवर किया है, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो पैटर्न है 120 तो आपके कंप्यूटर के आएंगे क्वेश्चंस, बट 50 जो आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके होंगे जीके सेक्शन के। यानी कि जीके सेक्शन के 50 यानी कि 25 मार्क्स आपके जो है वो जीके सेक्शन के रहेंगे। तो 25 मार्क्स काफी ज्यादा डिपेंड करेंगे आपकी मेरिट बनाने पर, आपकी सिलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपका जो जस्ट 12th है, तो ऐसे में दोस्तों आपके जो 25 मार्क्स है ये काफी ज्यादा मायने रखने वाले हैं। 25 में से अगर आप 20 भी ले लेते और वहां आप अगर 40 ले लेते तो 60 तो आपके इसी तरह से बन जाएंगे, और काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं ये। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और काफी ज्यादा मजेदार क्लास रहने वाली है, इसलिए जल्दी से सभी व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, पहला प्रश्न है आज की क्लास का, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैंगरंग घाटी स्थित है? आपके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, लाइव चैट नीचे दी गई है, लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए, क्विक रिवीजन आपका होगा, ठीक है। और मैं पहले बता दूं कि सबके जो है कमेंट पढ़े जाते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है आप जो अपना कमेंट बता सकते हो और यहाँ पे क्विक रिवीजन आपकी होगी। तो प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैंगरंग या फिर हंगरंग घाटी भी से कहते हैं, तो हंगरंग घाटी स्थित है? लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, शिमला में है, या फिर किन्नौर में है? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। आपको यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का समय भी जरूर दूंगा, जल्दी से बता दीजिए। काफी अच्छे तरीके से कल भी आपने अटेंड की क्लास और काफी अच्छे तरीके से उत्तर बताएं जी। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा किन्नौर। जी हाँ दोस्तों, किन्नौर जिले में जो है वो हंगरंग या फिर हैंगरंग घाटी आपकी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जो है वो जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इसके बारे में रहेगा, ठीक है। अगर हंगरंग घाटी की हम बात करें तो वो दूसरी सबसे बड़ी घाटी है, ठीक है, इस क्षेत्र की। और पहली की अगर हम बात करें तो वो आपकी सांगला घाटी आती है, जिसे हम बसपा घाटी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हंगरंग घाटी की बात करें तो ये आपके पास किन्नौर, तिब्बत और स्पीति की सीमा पर स्थित है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में जो है लाहौल स्पीति भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बात सिर्फ स्पीति की हो रही है कि स्पीति की सीमा को यहाँ पे टच करता है ये, ठीक है। लाहौल स्पीति तो एक पूरा जिला आ गया, तो इसलिए जो है यहाँ पर हमने किन्नौर को पिक किया जो ऑप्शन में है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो किन्नौर ही हमेशा आपको पिक करना है। तो यहाँ पे अगर घाटी की बात करें तो इसमें 8 गांव है दोस्तों, और इसकी अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो चट्टानी और बंजर इलाके यहाँ पर ज्यादातर जो कि वनस्पति रहित है, इसीलिए यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। कृषि तो यहाँ पे की नहीं जाती उतनी, इसलिए पशुपालन जो है वो मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बेसिक सा प्रश्न है, काफी ज्यादा इजी सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, सतलुज की, ब्यास की, या फिर चिनाब की? जल्दी से 5 से 10 सेकंड का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो गिरी नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास यमुना नदी की सहायक है। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी जो है उसकी सहायक नदी जो है वो गिरी नदी है। तो आपको ये भी याद यहां पर रखना है। और सहायक नदियां काफी ज्यादा टाइम पूछ जाती है, जैसे चिनाब की अगर हम बात करें तो यहां पर चंद्रभागा नदियां उसकी सहायक नदी रहती है, ठीक है। इस तरह से सहायक नदियां भी आपको याद रखनी है, और नदियां भी आपको याद रखनी है। विशेष तौर पर नदियों से संबंधित प्रश्न आपको जो है हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुल्टी हिमनद स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुल्टी हिमनद स्थित है? यानी कि कुल्टी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू में है, मंडी में है, किन्नौर में है, या फिर लाहौल स्पीति में है?
जल्दी से अपना उत्तर यहाँ पर बता दीजिए। लाइव चैट ऑन है, लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता दीजिए। हम सभी के कमेंट जो है पढ़ते हैं, इसीलिए आप जो है अपनी क्विक रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे ही यहाँ पर आंसर्स कर रहे हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें कुल्टी हिमनद की, यानी कि कुल्टी ग्लेशियर की, तो वो आपके पास लाहौल स्पीति में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आपको कि कुल्टी हिमनद यानी कि कुल्टी ग्लेशियर जो है आपका वो लाहौल स्पीति में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साराहन का पुराना नाम क्या था? जो आपके पास साराहन शहर है उसका पुराना नाम क्या था? देवरा था, बनेर था, शोणितपुर था या फिर धमेरी था? काफी अच्छे तरीके से सभी उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। काफी अच्छे तरीके से सभी जो जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सभी जुड़ रहे हैं। तो साराहन का पुराना नाम क्या था? देवरा था, बनेर था, शोणितपुर था या फिर धमेरी था? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास शोणितपुर। जी हाँ दोस्तों, शोणितपुर जो था वो साराहन का पुराना नाम था। अब इस तरह का प्रश्न क्यों हमने इसमें जोड़ा वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि पुराने नाम से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से नूरपुर का पुराना नाम क्या था, ठीक है, धमेरी यहां पर आ गया। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसे यहां पर आपको दिया जाएगा कि पुरानी किसी रियासत का नाम पूछा जाएगा। इस तरह से पुराने नाम आपसे काफी ज्यादा पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको याद रखने हैं ओल्ड नेम्स भी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंडी में जो दमदमा महल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? मंडी में दमदमा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए हरिचंद, बी भगतमल, सी उमेद सिंह, डी सूरज सेन। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय इसमें भी आपको दिया जाता है। लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। मंडी का जो दमदमा महल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सूरज सेन। जी हाँ दोस्तों, सूरज सेन जो है उसके द्वारा जो है मंडी के दमदमा महल का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर जो है आप जो है सेन से भी यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जितने भी ऑलमोस्ट सेन हुए हैं वो मंडी जिला में ही हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सेन जो है मंडी जिला से संबंध रखता है, इसीलिए सूरज सेन यहाँ से आप जो है बेसिक सा एक ट्रिक यूज करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस साल हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य बना? किस साल हिमाचल प्रदेश जो है वो पार्ट सी राज्य बना? 1948 में, 1950 में, 1951 में या 1956 में? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। 1948 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1956 में? जो हमारे पास पार्ट सी राज्य बने थे उसमें से हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी का राज्य कब बना था? सी श्रेणी के तहत। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पर जो है काफी अच्छे तरीके से आप उत्तर बता रहे हैं, तो चलिए इसका भी उत्तर यहां पे जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा 1951, जस्ट बिफोर द फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस। ठीक है, यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश सी जो है वो श्रेणी का राज्य यहां पर बना था। चलिए जान लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आर्मी पब्लिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहां स्थित है? तो आर्मी पब्लिक स्कूल हिमाचल प्रदेश की किस जगह में स्थित है? आपके ऑप्शन है चैल में, कसौली में, डागश्री में या फिर सांगती में? जल्दी से उत्तर बता दीजिए। और काफी अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को है आगे बढ़ा रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के साथ साथ बहुत सारी ये परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है, चाहे वो क्लर्क का होगा आपके पास या फिर आपके पास कोई भी परीक्षा हो हिमाचल प्रदेश जो आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहां स्थित है? चैल में है, कसौली में है, डागश्री में है या फिर सांगती में है? तो चलिए काफी अच्छे तरीके से सभी जो है आंसर्स बता रहे हैं। सी बी इस तरह से आपके आंसर चले हुए हैं, तो काफी अच्छे तरीके से सभी बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास डागश्री। जी हाँ दोस्तों, डागश्री में जो है वो हिमाचल प्रदेश में आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो स्थित है। आपको याद रखना है, इस तरह की काफी ज्यादा जो है
प्रश्न पूछे जाते हैं संस्थान से संबंधित, इंस्टीट्यूट से संबंधित कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कौन सा संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस लाने का तरीका ही यही है, मेन मोटिव ही यही है कि आपको जो है पता चल सके कि पैटर्न किस तरह का रहता है, फॉलो किस तरह का किया जाता है हिमाचल प्रदेश जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस साल शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए? किस साल जो है वो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए? 1963 में, 1966 में, 1970 में या फिर 1972 में? जल्दी से उत्तर बता दीजिए, फिर इसके बाद जो है इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। किस साल किस साल शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए? 1963 में, 1966 में, 1970 में या फिर 1972 में? जो शिमला समझौता आपका हुआ था शिमला में। तो जल्दी से बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा 1972 में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी रहता है। तो अगर हम शिमला समझौता की बात करें तो दोस्तों 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद जो है पाकिस्तान की जो शर्मनाक हार हुई थी इसमें, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो है वो 2 जुलाई 1972, आपको ये भी याद रखना है तारीख के साथ, अगर याद रखना है तो 2 जुलाई 1972 को जो है शिमला में एक संधि हुई थी, ठीक है, संधि हुई थी और उसी संधि को जो है नाम दिया गया था शिमला समझौता, ठीक है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है, उस समय जो है 2 जुलाई 1972 को ये जो है शिमला में संधि हुई थी और उसे शिमला समझौता कहा जाता है। और भारत पाक युद्ध के बाद जो है दोनों देशों के बीच जो है आपसी संबंध को बनाए रखने के लिए ये संधि की गई थी, ताकि दोनों देशों के बीच जो है वो आवागमन की जो प्रक्रिया रहे वो भी सुचारू रूप से चली रहे। साथ में कश्मीर में जो लाइन जो रहेगी आपकी, ठीक है, बॉर्डर लाइन रहेगी, उसको भी सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस तरह की कुछ संधि में प्रावधान थे जो कि काफी विस्तार पूर्वक है, ठीक है, इसीलिए हम जो है आपको अभी ब्रीफली ही बता पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यहां पर इतिहास से संबंधित आ चुका है और हम अब बढ़ चुके हैं भारत सामान्य ज्ञान की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके पास, कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार जो है वो संबंध निभाए थे? इसमें आपके ऑप्शन है बृहद्रथ ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, आपको यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाता है। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। मौर्य राजा का नाम बताइए। सभी के कमेंट जो है पढ़े जा रहे हैं और उत्तर भी सभी के पढ़े जा रहे हैं, तो जल्दी से आप बता दीजिए जी। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक ऐसे मौर्य राजा थे जिन्होंने पहली बार जो है वो विदेशी ताकतों के साथ जो है वो संबंध अपने निभाए थे, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डअप किया था वो विदेशी जो आपके पास फॉरेन जो आपके पास पावर्स रहती थी उनके साथ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। गुप्त मूर्तिकला यानी कि गुप्त काल में जो यहाँ पे मूर्तिकला जिसे हम गुप्त मूर्तिकला कहते हैं, उसके 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? आपके ऑप्शन है मथुरा और गांधार, मथुरा और सारनाथ, पाटलिपुत्र और उज्जैन या फिर गांधार और उज्जैन। जल्दी से बता दीजिए, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी ज्यादा एचपीएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप जो है जितने प्रीवियस एग्जाम्स हैं, चाहे वो क्लर्क के हैं, चाहे जितने भी एचपीएसएससी के, वहां पर चेक कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गुप्त मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? मथुरा और गांधार थे, मथुरा और सारनाथ थे, पाटलिपुत्र और उज्जैन थे या फिर गांधार और उज्जैन थे? आपको समय इसीलिए दिया जाता है 5 से 10 सेकंड्स का, ताकि आप जो लाइव चैट में अपना उत्तर बता सके आराम से सोचकर, ठीक है। क्विक रिवीजन इसी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों मथुरा और सारनाथ। ध्यान दोस्तों, मथुरा और सारनाथ जो थे वो गुप्त मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे उस समय में, ठीक है, गुप्त काल में। तो चलिए यहां पर जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? वैदिक काल का दिव्य देवता इनमें से कौन सा नहीं था? सूर्य, वरुण, इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? जो आपके पास वैदिक काल रहा है, ठीक है, उसमें किस देवता की जो है वो पूजा नहीं की जाती थी?
जो है उसको दिव्य देवता नहीं माना जाता था। ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए कि सूर्य देव, वरुण देव, इंद्रदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो काफी मजेदार यहाँ पर क्लास हो रही है, काफी अच्छा यहाँ पर आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से क्विक रिवीजन आपकी हो रही है। ठीक है, इस तरह की क्लासेस जो है काफी अच्छा जो है आपके पास इनिशिएटिव रहता है। तो चलिए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। तो इंद्र, ठीक है, इंद्रदेव जो थे वो वैदिक काल में जो है वो दिव्य देवता नहीं माने जाते थे। बाकी आपके पास जो सूर्य थे और वरुण थे, तो वैदिक काल में सूर्य देव और वरुण देव की काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो पूजा आराधना जो थी वो की जाती थी। बजाय इसके जो इंद्रदेव थे उनकी उतनी जो है उनको दिव्य देवता नहीं माना जाता था। ठीक है, उनको देवता तो माना जाता था पर दिव्य देवता उतना नहीं माना जाता, इसलिए उनकी पूजा आराधना उतनी वैदिक काल में नहीं होती थी। ठीक है, उल्लेख नहीं मिलता उतना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश नामा राजा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन, बलबन, आराम शाह या फिर बुगरा खान। काफी ज्यादा उनकी सिंपल हैबिट्स थी, उसकी वजह से, सिंपल हैबिट्स की वजह से जो है वो दरवेश राजा के नाम से, ठीक है, दरवेश उन्हें कहते थे। ठीक है, इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे दरवेश राजा के नाम से किस जो है जाना जाता है, किस राजा को जाना जाता है? नसीरुद्दीन को, बलबन को, आराम शाह को या फिर बुगरा खान को। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा नसीरुद्दीन को। जी हाँ दोस्तों, नसीरुद्दीन को जो है उनकी सिंपल हैबिट्स, काफी ज्यादा उनकी सिंपल हैबिट्स थी। ठीक है, काफी ज्यादा उनके ऊंचे शौक नहीं थे, काफी ज्यादा सरल आदतें थी, इस वजह से उनको जो है वो दरवेश राजा के नाम से जो है इतिहास में जाना जाता है। तो आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है? गुरु नानक के जितने भी विचार थे, अब उन विचारों का एक सार, ठीक है, जिस तरह से गीता का सार रहता है उसी तरह से गुरु नानक के विचार थे, उनका भी सार था। ठीक है, तो उस सार का जो है वो किस में पाया जाता है? उनके विचारों का सार आदि ग्रंथ में पाया जाता है, जन्म साखी में पाया जाता है, जापाजी में पाया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। गुरु नानक के विचारों का सार किस में पाया जाता है? आदि ग्रंथ में, जन्म साखी में, जापाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय आपको भी दिया जा रहा है। काफी अच्छे तरीके से भी बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा जापाजी। ठीक है, जापाजी आपका जो है एक ऐसा पुस्तक आप कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं आप, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है गुरु नानक के विचारों का सार जो है वो मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक कौन माना जाता है? शिवाजी जो हुए हैं, द ग्रेट शिवाजी हम जिसे कह सकते हैं, तो उनके बाद जो है, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक जो है वो कौन माना जाता है? उस समय जो है गोरिल्ला युद्ध रणनीति काफी ज्यादा मशहूर थी, तो गोरिल्ला युद्ध रणनीति का जो है महान प्रतिपादक सबसे ज्यादा जो है शिवाजी को माना जाता था, परंतु उनके बाद जो है वो किसे माना जाता है? ठीक है, जल्दी से ऊपर अपना उत्तर बता दीजिए। बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को या फिर राजा राम को? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए लाइव चैट में। हम आपके सभी के कमेंट पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है अपने उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं और क्विक रिवीजन आपकी यहाँ पर हो रही है। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक कौन माना जाता है? जो गोरिल्ला युद्ध रणनीति थी, तो इसका सही आपका उत्तर रहेगा बाजीराव प्रथम। जी हाँ दोस्तों, बाजीराव प्रथम को जो है गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है शिवाजी के बाद, बट शिवाजी को जो है वो सबसे ज्यादा माना जाता था। ठीक है, उस समय में। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा गया हो कि गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक कौन माना जाता है, तब आपको शिवाजी लिखना है। बट शिवाजी के बाद जो हुए थे वो बाजीराव प्रथम हुए थे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे रहे थे, बट इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदुलेखा का लेखक कौन है? इंदुलेखा जो है वो 1889 में लिखी गई थी, 1889 में। तो इसके लेखक कौन है? कृष्ण पिल्लई है, चंद्र मेनन है, टीके माधवन है या फिर नीलकांत मेनन है? आपको अपना उत्तर बताना है लाइव चैट में। इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पुस्तकों से, पुस्तकों के लेखक आप जानते ही हैं। ठीक है,
तो आपको ये बताना है इंदुलेखा का लेखक कौन है जो 1889 में लिखी गई थी इंदुलेखा। कृष्ण पिल्लई है, चंद्र मेनन है, टीके माधवन है, नीलकांत मेनन है। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा चंद्र मेनन। जी हाँ दोस्तों, चंद्र मेनन जो है वो इंदुलेखा के लेखक है और 1889 यानी कि 1889 में ये जो है इंदुलेखा लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ। जो भारतीय संघ था आपके पास वो किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ, जल्दी से बता दीजिए। किस साल में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ जो भारतीय संघ था। 5 से 10 सेकंड का समय आपको यहां पर भी दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा 1886 में। जी हाँ दोस्तों, 1886 में जो है वो भारतीय संघ जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तत्पश्चात ही भारतीय संघ जो है इसमें विलीन हो गया था। 1885 में जब ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है, तो उसके तत्पश्चात ही जो है 1886 में जो भारतीय संघ था उसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है वो विलीन कर लिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ हमारे पास सामान्य विज्ञान से संबंधित है। तो कुछ इस तरह से कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपने सभी पढ़ा होगा, उसके अंडर जो गैसेस आती है वो भी सभी ने पढ़ा होगा। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, या मीथेन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास CO2 रहता है, ठीक है, या फिर मीथेन NH4 आपके पास रहता है। ठीक है, तो इसमें से जो है वो कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। सामान्य विज्ञान का है और काफी ज्यादा यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, 10वीं लेवल तक का है ये, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी पढ़ा होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये गैसेज काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और मीथेन है। बाकी जो ओजोन की परत है वो भी इन गैसेस के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है वो पिघल रही है, ये भी आपने पढ़ा ही हुआ, सुना ही होगा। ठीक है, तो ये गैसेस जो है काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो काफी ज्यादा जो यहाँ पर खतरनाक गैस है जो मानी जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है एनवायरमेंट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा कहां स्थित है। नाथुला दर्रा कहां स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर सिक्किम में है। जल्दी से बता दीजिए। नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा कहां स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ये प्रश्न इसीलिए मैंने इसमें जोड़ा है क्योंकि ये मैंने देखा है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसीलिए इसमें ये मैंने ऐड किया है स्पेशली कि नाथुला दर्रा कहां स्थित है। ऑप्शंस काफी अच्छे तरीके से आप दे रहे हैं, काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर, तो जल्दी से आप भी बता दीजिए कि कहां पर स्थित है। जी, तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा सिक्किम में। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में जो है वो आपका नाथुला दर्रा जो है वो स्थित है। तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है, और इससे संबंधित प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कोटि के जंगल जो है वो भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं या भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है। शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, सदाहरित वन, या फिर कांटेदार झाड़ियां। निम्न में से कौन से कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है। शंकुधारी वन के कोटि जंगल रहते हैं, या फिर पर्णपाती वन, या फिर सदाहरित जिन्हें एवरग्रीन भी हम कहते हैं, या फिर कांटेदार झाड़ियां।
तो जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। इस तरह के प्रश्न हम इसीलिए लेकर आते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यही भी पूछे जा सकते हैं, बट 100% तो गारंटी नहीं रहती इन प्रश्नों की, बट इससे संबंधित आपसे 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस तरह का पैटर्न आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो निम्न में से कौन से कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है, जल्दी से बता दीजिए। ये तो आपके लिए एक तरह से बेसिक सा क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस तरह के जंगल जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, किस कोटि के। तो इसका सही उत्तर रहेगा पर्णपाती वन। जी हाँ दोस्तों, पर्णपाती वन जो है, इस कोटि के जंगल जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और पर्णपाती वन जो है वो सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो भारत में इन्हीं वनों का है, ठीक है। बाकी जो आपके पास कांटेदार झाड़ियां, सदाहरित वन है, शंकुधारी वन है, ये भी भारत में पाए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा मात्रा में जो है, सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो पर्णपाती वन का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है। लोहे के संरक्षण के लिए, यानी कि जो आपके पास कोरोजन रहती है, आपके पास जंग लगने से बचने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए पेंट भी किया जाता है, बट पेंट जो है वो अलग तरह की प्रक्रिया है, ठीक है। बट जो पतली परत चढ़ाई जाती है लोहे के संरक्षण के लिए, उस पतली परत को जो है क्या कहते हैं, किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास जिंक, सीसा, तांबा, मैग्नीशियम। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। जिंक, शीशा यानी कि सीसा, तांबा या फिर मैग्नीशियम। यहाँ पर ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न, जल्दी से बता दीजिए, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा जिंक। गैल्वेनाइजेशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। लोहे की जो आपके पास संरक्षण के लिए जो उस पे पतली परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि गैल्वेनाइजेशन आपको ऑप्शन में दिया गया हो और पूछा गया हो प्रश्न की लोहे के संरक्षण के लिए उसमें जो पतली परत लगाई जाती है जिंक की, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बाकी इस पर जो है वो जिंक को चढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको ये भी यहां पर याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत है। जो खट्टे फल है उसमें आपको क्या जो है वो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन या फिर विटामिन सी। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए कि खट्टे फल जो है किसका समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का है, पोटेशियम का है, आयरन का है या फिर विटामिन सी का है। लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए, समय आपको दिया जा रहा है। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है वो जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। और इसी तरह से हमारे लाइव सेशन को शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़े और इस लाइव सेशन का फायदा ले सके और आपकी क्विक रिवीजन हो सके, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, खट्टे फल की अगर हम बात करें तो खट्टे फल में आपके पास जो है वो विटामिन सी जो है काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी, खट्टे फल अगर आप खाएंगे तो उसमें विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, बट खट्टे फल आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर विटामिन सी की आप में कमी है तो खट्टे फल खा सकते हैं, बट इस तरह से ना खाएं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है कब से अपने पद पर रहता है, ठीक है, 5 साल की अवधि के लिए। उसके चुनाव की तारीख से, संविधान में निर्दिष्ट तारीख से या फिर संविधान में अधिसूचित तारीख से, आपको ये बताना है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर जो है वो 5 साल की अवधि के लिए कब से जो है वो रहता है, उसके चुनाव की तारीख से रहता है, संविधान में निर्दिष्ट तारीख से रहता है या फिर संविधान में जो अधिसूचित तारीख है, ठीक है, उससे रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, काफी ज्यादा एडवांस लेवल का प्रश्न है ये, बट काफी अच्छे से आप बता सकते हो और काफी अच्छे तरीके से आप आंसर दे भी रहे हो। जल्दी से बता दीजिए उत्तर लाइव चैट में। और जी, इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इनमें से कोई नहीं, तो अब होगा क्या उत्तर इसका ये भी जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है वो जिस दिन अपने कार्यालय में प्रवेश करता है, ठीक है,
उस दिन की अवधि से लेकर जो है वो 5 साल की अवधि तक अपने पद पर जो है वो रहता है, जिस दिन अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं, उस समय से जो है, चाहे चुनाव की तारीख में वो जीत चुका है, चाहे कुछ भी है राष्ट्रपति, ठीक है, पर अगर वो अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं करता है तो उसकी अवधि जो है वो शुरू नहीं होती है। आपको ये याद रखना, ये प्रावधान जो है, ठीक है, वो अनुच्छेद के अंडर जो किया गया है। ठीक है, 51 या 52 जो है, आप चेक कर लेना, कुछ इस तरह के अनुच्छेद में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग अ में किया गया है इसका। तो 51 या 52 में, इतना मैं श्योर नहीं हूं, बट 51 या 52 में आप चेक कर लेना, तो उसके अंडर जो है इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति जो है जिस दिन अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा उस दिन से जो है वो 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं? जो मंत्री हैं वो किसके प्रति जो व्यक्तिगत रूप से जो हैं वो जिम्मेदार रहते हैं? आपका ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या इनमें से किसी के भी प्रति जो है वो जिम्मेदार नहीं रहते। तो जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए। ठीक है, आप जल्दी से अपना उत्तर जो है बता सकते हैं लाइव चैट में। 5 से 10 सेकंड का समय यहां भी आपको दिया जा रहा है। काफी अच्छे तरीके से सभी जो अपना क्विक रिवीजन कर रहे हैं और काफी मजा आप लोगों को भी आ रहा होगा, काफी अच्छे ऑप्शंस आप दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से जो है जिम्मेदार रहते हैं। जो भी आपके पास मिनिस्टर्स रहते हैं, मंत्री रहते हैं, ठीक है, मंत्री चाहे आपके पास जितने भी मंत्री हैं वो जो है आपके पास राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। बाकी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। जो आपके पास हाई कोर्ट्स रहते हैं उसके जज को जो है वो हटाया जा सकता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी सम्मान प्रक्रिया से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उस तरह से, या फिर गवर्नर द्वारा, या फिर केंद्र जो गृह मंत्री है उनके द्वारा। तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है, आपको ऑप्शन बता दिए, तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, या फिर जिस प्रक्रिया से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं उनको हटाया जाता है उस प्रक्रिया से, ठीक है, या फिर गवर्नर द्वारा, या फिर केंद्र गृह मंत्री द्वारा। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी सम्मान प्रक्रिया से। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए प्रक्रिया रहती है उसी प्रक्रिया से जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसके लिए प्रक्रिया जो है वो काफी विस्तार पूर्वक है, इसीलिए हम जो है इसमें अभी ऑप्शन पर ही बात करेंगे। बाकी जो विस्तार पूर्वक है वो भी आने वाली वीडियोज में आपको जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है? भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें किसके संबंध में प्रावधान है? अनुसूचियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुसूचियां आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरह की अनुसूचियां कि किसमें भाषा का यहाँ पर प्रावधान है, किसमें जो है आपके पास जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, शपथ एवं पुष्टि, अनुसूची भाषाएं, ये सब कुछ जो है अनुसूचियों में अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, उत्तर बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुसूचित भाषाओं के बाद संबंध में, शपथ एवं पुष्टि के संबंध में, जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन होता है उसके संबंध में, या फिर संघ राज्य तथा समवर्ती जो सूचियां आपके पास आती है, ठीक है, उसके संबंध में यहां पर जो है आपके पास प्रावधान किए गए हैं। तो काफी अच्छे तरीके से सभी उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सूचियों से, अनुसूचियों से संबंधित जो है सूचियां, अनुसूचियां, इससे संबंधित प्रश्न जो है काफी ज्यादा टाइम पूछे गए हैं। तो आपको ये पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, ये टॉपिक जो है विस्तार पूर्वक पढ़ लेना है आपको जीके की बुक में अपनी। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, यानी कि जो आपके पास भारत के संविधान की 7वीं सूची है उसमें संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियों का जो है वो प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है और अपने मन में जो है इस चीज को बसा लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? जो पंचायती राज व्यवस्था की मध्यवर्ती स्तर है, ठीक है, उसको हम जो है क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं, तालुका पंचायत कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं या फिर ग्राम सभा कहते हैं। रिसेंटली अभी पंचायत इलेक्शन हुए तो आपको मध्यवर्ती स्तर का पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के जो मध्यवर्ती स्तर रहता है उसको क्या कहते हैं? जिला परिषद, तालुका पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा पंचायत समिति। जी हाँ दोस्तों, पंचायत समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे पास रहती है उसका मध्यवर्ती स्तर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा काफी ज्यादा स्तर हैं इसमें, वो भी विस्तार पूर्वक जो है हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर विस्तार पूर्वक हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो भी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए उतना जो है हम डीपली अभी नहीं जाएंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर जो है पंचायत समिति है, जो आपके बीडीसी मेंबर बनते हैं उसके अंडर, ठीक है, पंचायत समिति। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो आपके पास रहती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 90% जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा 90% तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग से, पाषाण युग से, कांस्य युग से या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। काफी अच्छे तरीके से आपने बाकी भी उत्तर बताए, तो इसका भी उत्तर जल्दी से बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है? लौह युग से, पाषाण युग से, कांस्य युग से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर रहेगा कांस्य युग। जी हाँ दोस्तों, कांस्य युग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का युग माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता युग सभ्यता को जो है और कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों कांस्य युग जो है काफी ज्यादा उल्लेख इसका मिलता है खुदाई में, जो खुदाई हुई है, ठीक है। जो आपके पास मोहनजोदड़ो है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास लोथल है। तो काफी ज्यादा जो इसकी सभ्यता जो विकसित सभ्यता है सबसे, इसीलिए इसमें कांस्य युग का काफी ज्यादा उल्लेख और कांस्य युग से बने हुए पात्र जो है काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिले हैं, इसीलिए इस घाटी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, कांस्य युग को, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिल्प वेद निम्न में से किसका एक उपवेद है? जो शिल्प वेद है वो किसका एक उपवेद है? उपवेद भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उपवेद जो है मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वेद तो हमारे पास 4 ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बट यहाँ पर जो है उसके अंतर्गत उपवेद कितने आते हैं? मैक्सिमम टाइम तो आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा ना, उसकी रणनीति यही होगी कि वेद सभी को पता है तो उपवेद पूछे जाए। तो शिल्प वेद जो है वो किसका उपवेद है आपको बताना है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या ऋग्वेद का, ठीक है। शिल्प वेद की अगर हम बात करें तो आपका अथर्ववेद का जो है वो एक उपवेद है, ठीक है। तो आपको ये भी याद यहां पर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साल में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई? किस साल में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई? आपके प्रश्न है, सॉरी आपके ऑप्शंस हैं 1950, 1951, 1952 या फिर 1956। 1950 में, 1951, 1952, 1956। किस साल में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई? किस साल में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो गठित की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1956 में? तो आपका यहां पर सही उत्तर रहेगा दोस्तों 1952 में, यानी कि 1952 में आपकी जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, जो आपके पास रही थी, नेशनल डेवलपमेंट जो आपके पास काउंसिल रही थी, वो 1952 में जो है वो गठित की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, सबसे शीत ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं गुरु, शनि, यूरेनस या फिर नेपच्यून। सबसे शीत ग्रह यानी कि सबसे ठंडा ग्रह जो है कौन सा माना जाता है? गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। कॉमन सा यहाँ पे प्रश्न है, जो सूर्य के सबसे दूर होगा वही जो है वो सबसे शीत ग्रह माना जाएगा। तो यहां पर जो है दोस्तों इसका सही उत्तर आपका रहेगा नेपच्यून। तो दोस्तों ये था आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन रहा है, हमारा लाइव सेशन रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, ये क्लास। इसके अलावा भी हम जो है नेक्स्ट क्लासेस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे, हर रात जो है कोशिश करेंगे आपके लिए क्लासेस लेकर आए, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका एग्जाम जो है अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।
सभी जो हमारे पास कैंडिडेट हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसी उत्साह और मजेदार वीडियोस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।